हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपने निजी जीवन में। दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं लैबमेट यूट्यूब चैनल पे। इधर हम आपको पता है आज से हम अपना मास्टर क्लासेस चालू कर रहे हैं। इधर आप एम्स गोरखपुर का हम लोगों ने एक एम लिया है, ताकि अगर जो आप यहाँ से लगातार हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे तो आपका एम्स गोरखपुर होने का काफ़ी चांसेस है। लेटर ऑन हम लोग एमसीक्यूज के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट भी कराएंगे और आपका मतलब कंप्लीट रोड मैप रेडी करके देंगे, ताकि आपको इजीली एम्स गोरखपुर में आप इनरोल कर पाओ। एम्स गोरखपुर में जाके आप एज अ लैब टेक्नीशियन यहाँ पे काम कर पाओ। उससे बड़ी कुछ बात है नहीं। तो अगर जो आप चाहते हो एम्स गोरखपुर में जाके काम करना है, आपको वहाँ पे आपको उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है एमसीआरई का या फिर एम्स गोरखपुर का, तो आप लैबमेट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही साथ आप मुझे रिस्पांस दीजिए, ताकि मैं मेरा ऐप भी अंडर डेवलपिंग है। जल्दी से ऐप भी हमारा बन के आ जाता है, तो वहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा करिकुलम। तो खैर इन सब बातों पे चर्चा बाद में करेंगे। हमारा आज का मास्टर क्लास का पहला सेशन है, फर्स्ट क्लास है, तो श्री गणेशाय करके आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा मास्टर क्लास का मतलब समझेंगे होता क्या है। इधर हम क्या करेंगे, वन लाइनर का यूज करेंगे। मतलब फालतू की बातों से ज़्यादा क्या मतलब है हमारा। इधर हम क्या करेंगे, कम सेंटेंस में कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में आने की। जब भी आप एम्स का एग्ज़ाम देंगे, जिस दिन एग्ज़ाम में आप बैठें, तो आई होप कि मेरा दिया हुआ कंटेंट 90 to 80% आपसे मिल जाएगा और आपका चयन 100% सुनिश्चित है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज के सेशन को। तो एक बार फिर से मैं सबको हाय बोलूँगा, नमस्ते बोलूँगा। मेरा नाम अभिषेक ओझा है, आप लैबमेट यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। और हमारा बेसिकली काम क्या है, हम जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस को एजुकेट करने का करते हैं। तो चलिए पहले हम, जैसे एम्स में देखा होगा, 4 सेक्शंस में हमने आज एमसीक्यू को पढ़ेंगे हम। इधर क्लिनिकल पैथोलॉजी या ब्लड बैंकिंग के सेक्शन को नहीं डाला है। हिमैट का और हिस्टोपैथो का, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के 4 सेक्शन हैं और इन सब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू 50 एमसीक्यू है, जिसे हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हिमेटोलॉजी के एमसीक्यूज का चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी। अभी एमसीआरई में ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे। तो एवरेज लाइफ स्पैन क्या है एक आरबीसी का, अगर जो आपको नहीं पता तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 128 डेज इज द राइट आंसर, यानी 120 दिन सही आंसर होता है। रेस्ट हाउस 60 दिन, 90 दिन और 150 दिन का आंसर गलत है। देन नेक्स्ट इज द नॉर्मल एच बी रेंज फॉर एडल्ट मेल्स। तो नॉर्मल एच बी रेंज क्या है एडल्ट मेल के लिए, क्या 11 to 13 होता है? नहीं जी, इसका पहले तो क्या है, हमारा जो रेंज है काफ़ी कम है। 15 to 20 काफ़ी हायर है, ठीक है। मोर देन 19, क्या मोर देन 17 हो गया तो पॉलीसाइथेमिक वेरा बोलते हैं, ठीक है। 10 to 12, 10 तो एनीमिक हो गया, ठीक है। तो एक आंसर सही बचता है, दैट इज 13 to 17 ग्राम पर डीएल। दिस इज द राइट आंसर फॉर द नॉर्मल एच बी रेंज फॉर एडल्ट में, ठीक है। तो 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है, एच बी का एडल्ट मेल में, ठीक है। व्हाट इज द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता है। समझ में आ गया? ए बी निगेटिव होता है? नहीं होता है। होता क्या है हमारा, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव में क्या है हमारा, डी डी यानी कि एंटी डी पाया जा रहा है यहाँ पे, है ना, यानी कि आर एच पॉजिटिव है। तो क्या होगा, ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है इसकी वजह से, इसलिए ओ निगेटिव देते हैं। जिधर एक तो कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता ओ में, और साथ ही साथ ये इसमें क्या है, कोई भी जीन भी कोई भी एंटी डी का भी निगेटिव रहता है ये, तो इजीली आप इसे ट्रांसफ्यूज करोगे, कोई भी हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। देन ओ निगेटिव इज द राइट आंसर। नाउ फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए इज, 4 आंसर है। इथाइलिन डाइएमिन, बी टेट्राइसिटिक, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन। तो अगर जो आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो ध्यान दोगे ई डी टी ए से शुरू हुई। E for ethylene, D for diamine, T for tetra, A for acetic. Then right answer is the both. A and B is the
राइट आंसर। नेक्स्ट इज बेस्ट स्टेन फॉर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, यानी कि पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के लिए सबसे अच्छा स्टेन कौन सा होता है? ग्राम स्टेन इज नॉट अ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। ग्राम स्मीयर किधर यूज होता है, ग्राम स्टेन किधर यूज होता है? ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के डिटेक्शन के लिए होता है। पास स्टेन अगेन दिस इज द टाइप ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन। तो पास भी हमारा सही आंसर नहीं है। HND भी क्या है हमारा? हमारा हिस्टोकेमिकल स्टेन है, तो ये भी सही नहीं है। राइट आंसर इज द लिस्मान। वाइडली सारे लैब्स में लिस्मान यूज होता है फॉर द हेमाटोलॉजिकल पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को देखने के लिए, तो ये हमारा सबसे अच्छा आंसर हो। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड मेथड क्या है ESR एस्टिमेशन का? ठीक है, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे क्या क्या आंसर है? ड्यूक मेथड, तालीज मेथड, वेस्टरग्रेन मेथड और विंट्रॉप्स। तो ड्यूक मेथड से हम लोग क्या करते हैं जी? हम लोग क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम वगैरह करते हैं। सालिद से हम लोग क्या करते हैं? हम सालिद से करते हैं HB एस्टिमेशन। अब कन्फ्यूजन होता है वेस्टर्जन और विंट्रॉप्स में। विंट्रॉप की क्या होती है? जो ट्यूब छोटी होती है, वेस्टर्जन की बड़ी होती है। तो इसमें क्या है? मार्जिन ऑफ एरर कम है, दैट्स वाई वेस्टर्जन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, लार्जेस्ट WBC पेरिफेरल ब्लड में कौन सा पाया जाता है? तो भैया न्यूट्रोफिल तो सही आंसर नहीं है। ठीक है, लिम्फोसाइट भी अबाउट 7.3 माइक्रोन होता है, ये भी सही आंसर नहीं है। 11 से 16 माइक्रोन न्यूट्रोफिल अराउंड होता है। ठीक है, स्नोफिल भी राइट आंसर नहीं है। मोनोसाइट इज द राइट आंसर। 16 से 22 माइक्रोन इसका जो है वो लार्जर होता है, दैट्स वाई ये WBC जो है सबसे ज़्यादा ये आपका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में पाया जाता है, दैट इज मोनोसाइट। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का कॉमन नेम क्या है? RBC है, गलत आंसर है बेटा। WBC भी गलत आंसर है, प्लाज्मा भी गलत आंसर है। आंसर एक ही सही है, प्लेटलेट। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट और साइट का मतलब सेल, यानी क्लॉटिंग सेल्स को बोलते हैं, प्लेटलेट को बोलते हैं। एंटीकोगुलेंट रेशियो फॉर ESR वेस्टरग्रेन। अब ध्यान दो, पिछले बार में पूछा भी गया था बेस्ट मेथड क्या है ESR का। यहाँ पे एंटीकोगुलेंट रेशियो की भी बात कर दी गई है ESR के, जब आप वेस्टर्जन मेथड से कर रहे हो। तो अब देख रहे हो यहाँ पे भी वेस्टर्जन का नाम आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1:4। ठीक है, 1:4 राइट आंसर होता है। 1:9 हमारा ट्राइसोडियम सिट्रेट में करते हैं। जो ब्लू वाइल होता है उससे आप PTNR करते हो, और जो ESR के लिए करते हो ब्लैक टॉप ट्यूब होता है 1:4 का। में क्या होता है? एंटीकोगुलेंट और ब्लड को मिक्स करना होता है। ठीक है, नाउ कलर ऑफ न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल। न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल का कलर ब्लू होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, या पिंक या वायलेट होता है? सही आंसर पिंक या वायलेट है, इसको लाइलैक बोलते हैं। समझ में आ गया? पिंक वायलेट इज द राइट आंसर। न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल पिंक और वायलेट कलर के होते हैं। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इसमें देखा जाता है? B12 में मेगालोब्लास्टिक देखा जाता है, फोलेट डिफिशियंटी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि माइक्रोसिटिक एनीमिया देखा जाता है इन दोनों में। ल्यूकेमिया तो एनीमिया से हट के है, इसका बात ही मत करिए। बच के आयरन डिफिशियंसी, तो आपको पता है एशियन पीपल में सबसे ज़्यादा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया पाया जाता है, और उसका मेन कॉज क्या है? आयरन डिफिशियंसी है भैया। ठीक है, नेक्स्ट इज टारगेट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि जो टारगेट सेल है, यानी कि जो बुल साइज जैसा है, एक गोल जैसा दिखता है, तो वो टारगेट सेल किसके कैरेक्टरिस्टिक है? मलेरिया के हैं? कभी नहीं है। मलेरिया में क्या होता है? जॉन्डिस होती है, बड़े सेल होते हैं, इनलार्ज्ड सेल होते हैं। सेप्सिस इज द रॉन्ग आंसर। G6PD इज द रॉन्ग आंसर। G6PD में भी क्या होता है? हिमोलिसिस होती है। बच गया थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में ही क्या होता है? आपका टारगेट सेल देखने को मिलता है। हालांकि टारगेट सेल सबसे ज़्यादा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में देखने को मिलता है, वहाँ पे यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया उत्तर नहीं दिया है, तो थैलेसीमिया ही सही उत्तर होगा। फिर आगे आपका हीमोफीलिया ए इज डिफिशियंसी ऑफ, तो फैक्टर 9 से नहीं है। ठीक है, फैक्टर 7 भी नहीं है। ठीक है, फैक्टर 8 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ही क्या है? हीमोफीलिया ए की डिफिशियंसी के लिए हीमोफीलिया ए में डिफिशियंट होता है, दैट इज फैक्टर 8।
ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री की सेक्शन की बात करेंगे जिसमें क्या क्या होने वाला है। अभी हमने हिमेटोलॉजी की बात कर ली बेटा, अब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे सेक्शन 2। इसमें 3 मुद्दों पे फोकस करेंगे, ठीक है। दैट इज ग्लाइसेमिक मॉनिटरिंग यानी ग्लूकोज का मॉनिटरिंग, किडनी और लीवर पैनल के बारे में बात करेंगे और कार्डियक बायोमार्कर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह का कुछ एमसीआरई का एग्जाम आपने दिया होगा तो पता चला होगा, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर का रेंज कितना होता है? 140 से 180 बिल्कुल गलत आंसर है ये, बहुत ही हाई रेंज है ये। 40 टू 60 हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। 200 प्लस एम जी क्या है ये आपका, 200 प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। अब आपसे नॉर्मल पूछा गया है तो 70 से 110 ही सही उत्तर हो, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम फॉर लीवर, ब्रैकेट में एएलटी भी दिया है, एलेनिन ट्रांसमिनेज, यानी स्पेसिफिक एंजाइम लीवर के लिए क्या होता है, एसजीओटी होता है? नहीं, एसजीओटी कार्डियक मार्कर में भी काउंट करा जाता है। एलेनिन आपको एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी हमारा लीवर एंजाइम नहीं है, एलडीएच भी हमारा लीवर एंजाइम नहीं है। एलपी मुख्यतः आपको बोन डिजीजेज में और पेनक्रियाज लाइक इश्यूज में बढ़ते हुए बढ़ता है जब इस तरह का इश्यू होता है। तो एलडीएच कब होता है, जब किसी भी प्रकार का हेमोलिसिस हो या सेल का ब्रेकडाउन हो तब। एसजीओटी कार्डियक बायोमार्कर के रूप में भी जाना जाता है। अब बच गया एक, एसजीपीटी ही सही उत्तर है इस। नेक्स्ट, सीरम क्रिएटिनिन इज अ मार्कर ऑफ, सीरम क्रिएटिनिन किसका मार्कर है? क्या लीवर का है? तो बिल्कुल गलत है। हार्ट एकदम गलत है, ठीक है। लंग भी गलत है। किडनी इज द राइट आंसर। सीरम क्रिएटिनिन जिसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0.552 या फिर 0.50 टू 1.2 इसका नॉर्मल रेंज होता है सीरम क्रिएटिनिन का। तो वो किडनी के लिए ये हम लोग करते हैं, किडनी का मार्कर होता है। HbA1c क्या प्रोवाइड करता है ना? HbA1c प्रोवाइड ग्लाइसेमिक कंट्रोल फॉर, है ना? कितने समय का ग्लाइसेमिक कंट्रोल बताता है? ड्यूरेशन क्या HbA1c? 1 वीक बिल्कुल गलत आंसर है। 1 मंथ इज द रॉन्ग आंसर। 1 ईयर इज द रॉन्ग आंसर। 3 मंथ इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा सेनिसेंट आरबीसी माना जाता है 3 महीने के बाद। जो आरबीसी, जो ओल्ड आरबीसी यानी सेनिसेंट आरबीसी, बूढ़े आरबीसी के रूप में जाने जाते हैं। तो 3 महीने का ऑन एवरेज वैल्यू ये बताता है। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, जो एकदम आरबीसी का लाइफ स्पान है वो 120 दिन होता है, लेकिन 3 महीने तक ये आरबीसी क्या होते हैं, सेनिसेंट होते हैं। सॉरी, ये मेच्योर्ड आरबीसी होते हैं। लेटर ऑन ये लास्ट के 1 महीने में सेनिसेंट हो जाते हैं, तो उनका कुछ एक्टिविटी पहले जैसे नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा हमारा, ये हम मान के चलते हैं ऑन एवरेज या 3 मंथ का HbA1c जो है ग्लाइसेमिक कंट्रोल बताता है। नेक्स्ट, मेन कैटायन इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे मेन कैटायन कौन सा है? तो तुम नॉर्मल रेंजेस सीधे पढ़ लो। पोटेशियम का नॉर्मल रेंज 3 पॉइंट समथिंग टू 5.5 या 6 के आसपास है, ठीक है। कैल्शियम का क्या है आपका, वो ग्राम में है, लेकिन कैल्शियम अगेन बहुत ही कम मात्रा में हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बिल्कुल भी माना जाता है नहीं पाया जाता है। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, सेल्स के विद इन पाया जाता है, बोन में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करेंगे, बहुत ही टीनी होते हैं ये, इनको ये बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी आपका जो है इसका भी रेंज काफ़ी कम है। सोडियम का रेंज काफ़ी वाइडर देखने को मिलता है, 120 से 140 तक लगभग इसका नॉर्मल रेंज है, तो मिलीमोल पर लीटर में। तो सोडियम इज़ द राइट आंसर। जॉन्डिस किसके वजह से कॉज होता है? जॉन्डिस इज काज्ड बाय हाई सीरम। कौन सा सीरम में क्या बढ़ जाएगा जॉन्डिस होगा? यूरिया बढ़ेगा? नहीं, यूरिया बढ़ेगा तो यूरोमिया होगा। ग्लूकोज बढ़ेगा तो डायबिटिक मेलाइटस होगी, ठीक है। प्रोटीन बढ़ जाएगा तो हाइपर प्रोटीनेमिया हो जाएगा। अब बिलिरुबिन बढ़ेगा तब जॉन्डिस होगी। हाइपर बिलिरुबिनेमिया है तब जॉन्डिस होती है किसी को, या पीलिया जिसे बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, गुड कोलेस्ट्रॉल इज नोन एज, गुड कोलेस्ट्रॉल किसे आप जानते हो? एलडीएल? नहीं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या होता है, इसकी डेंसिटी लो होती है और ये हमारे ब्लड के हमारे वेस्कुलर सिस्टम के वॉल्व्स में या हार्ट के वॉल्व्स में जाके रुक जाते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी लो होती है तो ये इजीली मोटाइल नहीं होते हैं। समझ में आ गया? तो ये जगह जगह जाके डिपॉजिट होते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करते हैं, मतलब हमारा सकरा कर देते हैं, जो भी ब्लड का पासेजेज है उसको पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसा सिचुएशन देखने को मिलता है। सेम एज फॉर द VLDL,
वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका भी डेंसिटी बहुत लो है तो बहुत तेज़ी से मोबिलिटी इसकी नहीं हो पाएगी। ट्राइग्लिसराइड भी अच्छा नहीं होता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का इसका डेंसिटी हाई है तो यह इसकी मोबिलिटी अच्छी है। समझ में आ गया, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। जीएफआर इज स्टैंड फॉर, जीएफआर का मतलब क्या है, गैस्ट्रिक फ्लो नहीं होता है, मतलब इसका ग्लोबुलिन रेट, रॉन्ग आंसर। नन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये शब्द जुड़ा है तो इसको आप ट्रिक करोगे। ठीक है, राइट आंसर इज द बी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ट्रोपोनिन आई इज अ मार्कर ऑफ, ट्रोपोनिन आई क्या है, एक प्रकार का हमारा ट्रोपोनिन आई एक प्रोटीन है, तो किसका मार्कर होता है, सिरोसिस का नहीं, लिवर सिरोसिस है तो उसमें आप एसजीपीटी करोगे। ठीक है, या फिर जीजीटी करोगे या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट करोगे, उसमें ट्रोपोनिन आई कहाँ होता है, नेफ्राइटिस में किडनी फंक्शन टेस्ट करोगे, गाउट के लिए यूरिक एसिड करोगे, मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी हार्ट अटैक के लिए ट्रोपोनिन आई करते हैं। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है बीजेपी आर फाउंड इन, ठीक है, यानी कि बेन जॉन्स प्रोटीन किस में पाया जाता है, डायबिटीज में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, डायबिटीज में नहीं पाया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नहीं पाया जाता है, प्रेगनेंसी में भी नहीं पाया जाता है। राइट आंसर इज बी, मल्टीपल माइलोमा में बेन जॉन्स प्रोटीन यूरिन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मल सीरम यूरिक एसिड इन मेल कितना होता है। ठीक है, मेल्स में नॉर्मल सीरम यूरिक एसिड कितना होगा, 1 to 3 माइक्रोग्राम इज द रॉन्ग आंसर, 10 to 15 इज द रॉन्ग आंसर, 20 प्लस इज द रॉन्ग आंसर, ओनली वन आंसर इज द राइट, दैट इज 3 to 7 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये बी इज द राइट आंसर फॉर द नॉर्मल सीरम यूरिक एसिड इन मेल। नेक्स्ट, मेथड फॉर सीरम टोटल प्रोटीन, तो सीरम टोटल प्रोटीन के लिए कौन सा मेथड आप करते हो इसके एस्टिमेशन के लिए, जाफेज नहीं करते हैं, जाफेज जो है वो क्रिएटिनिन के लिए करते हैं, जीओडी पीओडी ग्लूकोज के लिए करते हैं, सीएचओडी कोलेस्ट्रॉल के लिए करते हैं, बाईयूरेट हम प्रोटीन के लिए करते हैं। समझ में आ गया, ये इज द राइट आंसर। एंटीकोगुलेंट फॉर ब्लड ग्लूकोज इज हिपैरिन, इज नॉट राइट आंसर। ठीक है, हिपैरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट, सिट्रेट इज द citrate is mostly used for the ESR and PT, prothrombin time and other coagulant related test. राइट आंसर इज द ब्लड ग्लूकोज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। अभी हमने क्या क्या बात कर ली, हिमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की बात कर ली, अब माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या बात करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी की दोनों की बात करेंगे, यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया और वायरस की स्टडी की भी बात करेंगे। इसमें क्या क्या होगा, एक तो ग्राम एंड एसिड फास्ट स्टेन की बात करेंगे, कल्चर मीडिया सिलेक्शन की बात करेंगे और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक की बात करेंगे। यह सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एम्स के एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आफ्टर स्टेनिंग किस कलर में दिखते हैं जब भी आप माइक्रोस्कोपी, क्या वो रेड दिखते हैं या पर्पल या वायलेट दिखते हैं या ग्रीन दिखते हैं या कलरलेस दिखते हैं। तो भाई पहले तो ग्राम पॉजिटिव है तो कलरलेस तो दिखेगा नहीं क्योंकि उसके लिए स्टेन यूज कर रहे हो, तो पहला तो ये कलरलेस रॉन्ग आंसर हो गया। ग्रीन में आप देखो ग्राम पॉजिटिव में क्या क्या चीज़ें यूज करते हो, एक तो सेफ्रेनिन यूज करते हो, दूसरा मेथिलीन ब्लू यूज करते हो, इधर ब्लू या पर्पल कलर में दिखेगा, इधर पिंक कलर या रेड कलर में दिखेगा। ठीक है, तो ग्रीन रेड कलरलेस इज द रॉन्ग आंसर, पर्पल एंड वायलेट इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल या वायलेट कलर में दिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये मेथिलीन ब्लू को क्या करते हैं, इससे स्टेन होने का काम करते हैं, काउंटर स्टेन से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका आउटर मेम्ब्रेन और लिपोटिकोइक एसिड का मात्रा ज़्यादा होता है इनके पास, तो ड्यू टू दिस फिजिकल रीजन क्या होता है, मोटी सेल वॉल होने की वजह से इनमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है प्राइमरी स्टेन से ही क्या होते हैं, स्टेन अप हो जाते हैं। झिल निल्सन स्टेन किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, क्या ई कोलाई के लिए करते हैं, नहीं करते हैं भैया, इसके लिए ग्राम स्टेन करोगे, स्टाफ के लिए भी, स्टेफाइलोकोकस के लिए भी हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम लोग ग्राम स्टेन करेंगे, विब्रियो के लिए भी ग्राम स्टेन करेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द राइट आंसर, माइकोबैक्टीरियम फैमिली के लिए हम लोग एसिड फास्ट स्टेन या फिर झिल निल्सन स्टेन करने का काम करते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, कार्बोफस्सिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर है
मैकॉन्की अगार इज यूज्ड फॉर, तो मैकॉन्की अगार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए नहीं करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए क्या करते हैं जी, इसके लिए ब्लड अगार यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड अगार में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या बताता है, उसमें आपका अल्फा बीटा और गामा हिमोलिसिस बताता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है हमारा, इसमें हमारा बताता है क्या, लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी के बारे में बताता है। यानी एंट्रोबैक्टीरियेसी फैमिली के मेंबर का एक टेंडेंसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो उसमें कुछ लैक्टोज फर्मेंटिंग है, कुछ नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। तो इसके लिए मैकॉन्की अगार यूज करते हैं हम। ग्राम निगेटिव सही उत्तर होगा। फंगस के लिए हम लोग एसडीए या एसबीडी अगार यूज करते हैं। वायरसेस के लिए सेल कल्चर करते हैं। ठीक है, एसडीए करते हैं फंगस के लिए। ग्राम पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, ब्लड अगार करेंगे। ग्राम निगेटिव के लिए हम एच बी डिस्कस मैकॉन्की कर। ग्राम निगेटिव बी इज द राइट आंसर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच, कोच बैक्टीरियोलॉजी के फादर है, इन्होंने कोच पास्चुलेट दी थी। जोसेफ लिस्टर क्या है, सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर टेक्निक के फादर हैं, तो ये भी इसके फादर के रूप में नहीं जाने जाते। जेनर्स को एंटीबायोटिक के लिए जाना जाता है। बच गए लुइस पास्चर, इन्होंने पास्चराइजेशन माइक्रोबैक्टीरियम के ऊपर काम किया है और बहुत सारा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को डेवलप करा है, तो लुइस पास्चर को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑटो के क्लेव का टेम्परेचर और टाइम क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मीटर इज द रॉन्ग आंसर, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर इज द रॉन्ग आंसर, and 72 degree Celsius for 15 seconds is the wrong answer. Only one right answer is there, that is B, that is 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। तो इसका बी सही उत्तर होगा, 101 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के। ठीक है, मोटिलिटी इज चेक्ड बाई, मोटिलिटी कैसे चेक करते हैं, ग्राम स्टेनिंग से नहीं करते हैं। ग्राम स्टेन से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। कल्चर से नहीं, कल्टीवेशन से हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया का कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे एसटी या बायोकेमिकल टेस्टिंग करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन भी नहीं है। हैंगिंग ड्राफ्ट मोटिलिटी टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, मोटिलिटी को चेक करते हैं। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिस्टोपैथोलॉजी का सेक्शन की बात करें। हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्या क्या पूछे जाते हैं, फिक्सेशन का प्रिंसिपल, सेक्शन कटिंग और HND स्पेशल स्टेन के बारे में ज़्यादातर हम बात करें। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव यूज्ड दैट इज 10% फॉर्मेलिन, बी इज द राइट आंसर। सबसे कॉमन फिक्सेटिव बी जो है वो आपका 10% फॉर्मेलिन होता है। एसीटोन बेसिकली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, एसीटोन हम लोग क्या जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज करेंगे। एल्कोहल एंड ईथर इज द राइट रॉन्ग आंसर। Ideal tissue thickness is in micron, 1 to 2 is not right, 10 to 12 is the not right, D 20 plus is the wrong, and B is the right answer which is 4 to 5 micron. ठीक है, clearing agent is used in processing is alcohol, no, alcohol is not right answer. वैक्स भी गलत उत्तर है, वाटर भी गलत उत्तर है, जाइलिन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी बेस्ट क्लियरिंग एजेंट क्या होता है, जाइलिन होता है हिस्टोपैथोलॉजी में। न्यूक्लियर स्टेन का काम कौन करता है, H&E स्टेन में। तो H&E की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जिम्सा और इंडिया इंक होगा नहीं, तो इन दोनों को कट कर दो। अब लड़ाई ए और बी में है, ईओसिन और हिमेटॉक्सिलिन में। तो देखो, ईओसिन क्या है, बेसिक स्टेन होता है, तो क्या करता है, सॉरी ईओसिन जो है वो एसिडिक स्टेन है, तो सेल के बेसिक पार्ट को स्टेन करता है। और हिमेटॉक्सिलिन क्या है, बेसिक स्टेन है, तो सेल के क्या करेगा, एसिडिक पार्ट को स्टेन करेगा। अब सेल जो है कोशिका है, कोशिका का जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर है, तो बेसिक से स्टेन होगा। मतलब कि न्यूक्लियर स्टेन यानी न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने का काम हिमेटोटॉक्सिलिन करता है, ईओसिन साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काउंटर स्टेन इन HND। HND में काउंटर स्टेन क्या है, हिमेटॉक्सिलिन है, नहीं जी, हिमेटॉक्सिलिन काउंटर स्टेन नहीं है, ये प्राइमरी स्टेन है। पास और ओरिसिन तो है ही नहीं, इसमें यूज ही नहीं होते। ओनली बी इज द राइट आंसर, यूसिन वाई को हम लोग काउंटर स्टेन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट आंसर है माउंटिंग मीडियम, एग्जाम्पल क्या है इनमें से, तो जाइलिन माउंटिंग मीडियम नहीं है। जाइलिन का यूज हम कहाँ पे करते हैं,
जैलीन का यूज हम लोग क्लियरिंग के लिए करते हैं। पैराफिन वैक्स का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? पैराफिन वैक्स का यूज इम्बेडिंग के लिए करते हैं। फॉर्मेलिन का यूज फिक्सेटिव के लिए करते हैं। तो डीपीएक्स हमारा बढ़ता है ना, डीथाइलेट जैलीन इसको बोलते हैं। इसको डीपीएक्स को हम लोग एज अ माउंटिंग मीडियम के रूप में यूज करते हैं, माउंट करने का काम करते हैं, या फिर इसे माउंटेंट भी बोलते हैं। अब एग्जाम के एनालिटिक्स के बारे में जानोगे। इसमें से देखो, हिमेटोलॉजी काफ़ी इजी होता है। ऑलमोस्ट 80% 85% स्टूडेंट जो है इसमें पास कर लेते हैं हिमेटोलॉजी को। तो हिमेटोलॉजी काफ़ी आसान होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, उसमें 78% के लगभग का डेटा जो है वो बच्चे डेटा जो हमारे पास है उससे 78% बच्चे जो है इसे पास कर जाते हैं। ठीक है, यानी माइक्रोबायोलॉजी को 72% बच्चे पास कर पाते हैं। बच गया हिस्टोपैथोलॉजी को 65% बच्चे इसे अटेम्प्ट करके पास कर पाते हैं, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी का पास रेट काफ़ी कम है। तो हम लोग इस हिसाब से आप अपने सिलेबस, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, किस सिलेबस को आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ये सब को आप ध्यान दीजिए और उसके साल पे तैयारियाँ करिए। ठीक है, आंसर की ऑलरेडी मैंने बता दिया, ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझे मेल करिए या लैबमेट यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर दीजिए। आई होप आपका ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे ही कई सारे क्लासेस डेली बेसिस पे मैं शाम को ये ऐसे क्लासेस को अपलोड करते रहूँगा। देखते रहिए, गो थ्रू करिए, बच्चों को भेजिए, दोस्तों को भेजिए और अपने जो भी चाहने वाले हैं उनको भेजिए। इस तरह के कई सारे कंटेंट बुक्स मैं आपको डिलीवर करूँगा। आगे चल के बहुत सारा काम करना है हम लोगों को। तो थैंक यू, बाय बाय। एक बार फिर से मिलेंगे आपको। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप मेरे प्लेटफॉर्म से ही पास करके जाए। थैंक यू।